हेलो दोस्तों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। लिखा है जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि एक जेट प्लेन है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 500 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द जेट प्लेन VJ, J फॉर जेट, इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। अब वो अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन यानी पीछे वाले पार्ट को अलग करता है। कितनी स्पीड से अलग करता है? तो वो लिखा है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो VP मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कितना है? 1500 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि जेट प्लेन हमने मान लिया कि ये जेट प्लेन है, तो इसमें जेट प्लेन ऊपर जा रहा है और प्रोडक्ट ऑफ कंबशन नीचे आ रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए। अपोजिट में होने की वजह से इसमें मैंने माइनस साइन लगाया है। तो अब हमको फाइंड करनी है ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन की स्पीड क्या होगी विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रेस्पेक्टिव जेट प्लेन। जेट प्लेन ऊपर जा रहा था तो विद रेस्पेक्टिव दैट इसकी स्पीड क्या होगी? तो VPJ, PJ फॉर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रेस्पेक्टिव जेट प्लेन। तो दोस्तों हम ऐसे लिखते थे VA माइनस VB, तो वैसे इसमें भी आ जाएगा VP माइनस VJ। अब हमको फाइंड क्या करना है? VP विद रेस्पेक्टिव जेट ग्राउंड, है ना। तो VP को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? VP, इसको इधर ले आओ, VPJ प्लस VJ। अब यहाँ पे VPJ यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन विद रेस्पेक्टिव जेट दिया हुआ है। ये VPJ है हमारा। VPJ कितना है? माइनस 1500, VJ 500। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, अपोजिट में जेट प्लेन के, इस वजह से। तो ये हमारा हुआ स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.18, सिमिलर है इसके। क्वेश्चन है A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Obtain that speed which is relevant for damaging the car. तो दोस्तों एक पुलिस की कार है जो हाईवे पे चली जा रही है, तो उसकी स्पीड यहाँ पे दी है हमको। कितनी है स्पीड ऑफ द पुलिस वैन? तो VPG कितनी? 30 किलोमीटर। PG मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड, 30 किलोमीटर पर आवर हमको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसके आगे पुलिस की चोर की गाड़ी जा रही है और जिसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। अब पुलिस वाले फायर करते हैं एक बुलेट और उस 192 किलोमीटर पर आवर है किसकी स्पीड? वो जो चोरों की गाड़ी थी। अब पुलिस वाले फायर कर रहे हैं एक बुलेट और उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड।
तो हमको ये फाइंड करना है कि कितनी स्पीड से बुलेट जाके चोर की कार में हिट करेगी। तो पहले जो दिया है डेटा वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ द पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फिर हमारे पास मजल स्पीड ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड। मजल मतलब ऐसे ऐसे करके घूमती जाती है ना बुलेट, ऐसे ऐसे जाती है लीनियरली, ट्याव 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 ऐसे, इसीलिए उसको मजल स्पीड कहते हैं। तो 150 मीटर पर सेकंड बुलेट को हमने वीपी से करके अभी दिया है। स्पीड ऑफ द थीव्स कार किससे लिख दिया है हमने, वीटी 192 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोस्तों, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्टिव ग्राउंड क्या होगी। पुलिस की गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में बुलेट वो फायर करते हैं, तो क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, VBG यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड। तो VB प्लस VPG, यानी कि यहाँ पे VB प्लस VP आएगा। G मैंने फॉर ग्राउंड विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड है, इसके लिए लगाया है, ठीक है, यहाँ पे, जिसमें आपको क्लियर हो जाए। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150, वेलोसिटी ऑफ बुलेट VB 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड कितना, 8.33। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 158.33 मीटर पर सेकेंड, यानी ये रिलेटिव स्पीड होगी बुलेट की विद रेस्पेक्टिव ग्राउंड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्टिव थीफ्स कार क्या होगी, यानी थीफ यानी जो चोर है उनकी गाड़ी में जो हिट करेगी उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ये तो ग्राउंड की थी तो सिंपली निकाल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्टिव थीफ्स कार, तो VBT क्या हो जाएगा, VB माइनस VT, VB माइनस VT। तो क्या हो जाएगा, VB की वैल्यू डाल दो, कहां गया VB, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 150, सॉरी हाँ ये VB यानी VBG। इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख दे रहा हूं ये, क्योंकि अभी हमने रिलेटिव निकाली ना दोनों की। तो VBG माइनस VT, VT हमारे पास कितना है 53.33। तो इसमें सिंप्लीफाई किया तो 105 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारी जो बुलेट है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्टिव थीव्स कार कितनी हो जाएगी, 105 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देख लेते हैं। लिखा है, ए बॉय स्टैंडिंग on a stationary lift open from the above throws a ball upward with maximum initial speed he can equal to 49 meter per second. How much time does the ball take to return to his hand? If the lift start moving up with a uniform speed of 5 meter per second and the boy again throws the ball up with the maximum speed he can, how long does the ball take to return to his hand? दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि एक लड़का है जो कि लिफ्ट में खड़ा है, मीटर से खुली हुई है लिफ्ट। अब वो बॉल ऊपर फेंकता है, मैक्सिमम इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल क्वेश्चन में ऐसा है कि ये बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरी में इसी में ऐड किया कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए कितनी विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले इनिशियल स्पीड लिख दिया हमने, V0 इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे बॉल को जाना है मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस आना है, तो वापस आने से पहले वो रुकेगी, यानी आपको याद होगा हमने सीखा था जब हम कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दिया। अब व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी फॉर अपवर्ड मोशन, पहले लिफ्ट रुकी हुई थी और बॉल को ऊपर फेंका जा रहा था, तब हमको टाइम निकालना है। तो देखते हैं,
फॉर्मूला लगा देंगे v इक्वल टू वी जीरो माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी डालो माइनस जी की वैल्यू टी, कितना आया 5 सेकेंड। यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। तो बॉल को वापस भी आना है तो डबल हो जाएगा, जा रहा है उसका टाइम हमने निकाला, अब वापस आने का भी समय चाहिए ना, तो जितना जाने में समय उतना ही आने में समय, डबल। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू 2t, यानी 2 इंटू 5 यानी 10 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है बॉल को आने में वापस आने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब सेकेंड केस है व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जब मूव कर रहा है तब टाइम क्या होगा, तो दोस्तों उसके टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल स्पीड सेम होगी, फाइनल स्पीड फिर से जाके जीरो, तो उसके टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितना रहेगा 10 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.16, देख लेते हैं। लिखा है लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी, ये ए बी सी डी, carefully and state with the regions which of these cannot possibly represent one dimensional motion of the particle। ये 4 ग्राफ हैं A, B, C, D, और हमको बोल रहा है कि कौन सा इनमें से वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी, नन ऑफ द अबव रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, इनमें से कोई भी वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब रीजन भी देना है कि क्यों नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट, अब ये हमारा एक्सटी ग्राफ है। अब एक्सटी ग्राफ में देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो एक ही यहां पे, अब मान लिया कि हम ये वाला टाइम लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखेंगे तो पोजीशन कौन सी आएगी, ये और ये, यानी एक ही टाइम के लिए हमको 2 पोजीशन मिल रही हैं, है ना, एक ही टाइम के लिए 2 पोजीशन हमको मिल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा ग्राफ वन डायमेंशन में नहीं आता, यानी एक टाइम के लिए 2 पोजीशन, देखो जैसे यहां पर है तो 2 पोजीशन मिली, मान लिया इधर हो तो भी इधर भी 2 पोजीशन हो रही है सेम टाइम के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशन में। सेकेंड ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ। अब दोस्तों वीटी ग्राफ में देख लेते हैं, इसमें देखो अब इसका मोशन कैसा हो रहा है, देखो डायरेक्शन ये जा रही, यहाँ पे अपोजिट मोशन, कैसा मोशन हो रहा है, अपोजिट मोशन, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशन के लिए। थर्ड ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। थर्ड ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहां से चल के आई, इधर गई, फिर नीचे आ रही, तो देखो नेगेटिव में भी इसका मोशन चल रहा है, स्पीड जो है वो नेगेटिव में भी जा रही है, और हमने सीखा है कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती थी, बट स्पीड पॉजिटिव ही रहेगी। फोर्थ ग्राफ में पाथ लेंथ वर्सेस टाइम है। तो अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ, पाथ लेंथ पहले इंक्रीज हो रही, फिर डिक्रीज हो रही है, और फिर इंक्रीज हो रही। तो दोस्तों पाथ लेंथ के केस में ऐसा नहीं होता, पाथ लेंथ सिर्फ इंक्रीज हो सकती है, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ये सब नहीं होता। तो इसीलिए ये सब वन डायमेंशनल मोशन के ग्राफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ दोस्तों कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं हम एक्सरसाइज के। हमारा क्वेश्चन है 3.10 एक्सरसाइज का। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन है ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में फाइंड करना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। सेकेंड में फाइंड करना। अब एक एक देखते जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि एक प्लेयर है जो कि ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहा है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है फर्स्ट में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड मोशन में, बॉल के अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी।
तो दोस्तों हमको ये समझना है कि जब ये मोशन होगा अपवर्ड वर्टिकल मोशन, तो उस समय एक्सिलरेशन कौन सा लगेगा? तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लगेगा। और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती, किधर होती? अर्थ की तरफ, है ना? तो इसका मतलब है डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। देखिए लिखा है डाउनवर्ड। सेकेंड पार्ट में लिखा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी? तो दोस्तों हमने सीखा था जब कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। देखिए, और एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, मतलब A इक्वल टू जी, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। लिखा है चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड to be the location and time of the ball at its highest point, vertical downward direction to be positive direction of x-axis, and give the sign of position, velocity, acceleration of the ball during its upward and downward motion. दोस्तों बोल रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, हमको साइन बताना है वेलोसिटी एक्सिलरेशन की। तो देखिए देख लेते हैं, और ये हमको अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन में देखना है। ठीक है, यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन हमको बताना है यहाँ पर। तो पहले फॉर अपवर्ड मोशन, हम अपवर्ड मोशन की बात करें तो क्या लिखा है कि अपवर्ड मोशन एक्स की नेगेटिव एक्सिस है, तो हमने इसीलिए लिख दिया x इक्वल टू नेगेटिव। अब दोस्तों जब हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, तभी धीरे धीरे जाके रुकेगी और फिर वापस आएगी ना, तो इसीलिए वेलोसिटी इज लेस देन 0। एक्सिलरेशन क्या होगा? तो एक्सिलरेशन क्या होगा? a इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8, और पॉजिटिव एक्सिलरेशन इज ग्रेटर देन 0। 9.8 0 से बड़ा है। अब डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि वो x की पॉजिटिव एक्सिस है, तो हमने लिख दिया इसीलिए x इक्वल टू पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इसीलिए क्या लिख दिया है कि v इज ग्रेटर देन 0, बढ़ रही है इसीलिए ग्रेटर देन। फिर से एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम एज एबव, एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आया डी पॉइंट। डी पॉइंट में बोल रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। पहले हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी कि कितना हाइट तक बॉल जाएगी, फिर वो टाइम निकालना है जब बॉल वापस प्लेयर के हाथ में आएगी। ऐसा हम एक सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइम ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे जाने वाला टाइम एग्जाम्पल में आया था। तो दोस्तों इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम हाइट का? एच मैक्स इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाई 2g। कहाँ से आया? तो वो ट्रिक बता रहा हूँ, पूरा हर बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको इस तरह ट्रिक से काम करना है। कैसे? हमको ये इक्वेशन पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू -2gy। अब जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो क्या लिया यहाँ पे? 0। इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो स्क्वायर माइनस 2g, y की जगह में h ले लिया। अब h को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वी जीरो स्क्वायर बाई 2g। यानी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वी जीरो स्क्वायर बाई 2g। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा है, फॉर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको ऑलरेडी दिया है, वी जीरो इक्वल टू 29.4 मीटर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी जीरो की वैल्यू 29.4, उसका स्क्वायर कर दिया, g2, फिर g की वैल्यू को डाला,
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट हमारी आ गई 44.1 मीटर, 44.1 मीटर। ठीक है, अब इसी में सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड करना था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, फिर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू वी जीरो माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दो क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। ये इक्वेशन बची, इसमें से t को सब्जेक्ट बना लो, v जीरो बाई जी, तो इसको हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टी मैक्स इक्वल टू वी जीरो बाई जी, वी जीरो की वैल्यू जी की वैल्यू टाइम आ गया, ये गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का। अब वापस हाथ में आ रही है बॉल, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, डबल, इसीलिए टी मैक्स इक्वल टोटल टाइम इक्वल टू 3 + 3 यानी 6 सेकेंड। कितना हो गया दोस्तों, 6 सेकेंड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेंथ बड़ी है बट क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आप ढंग से समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों 3.25 क्वेश्चन है, ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट figure shown in the figure, a child runs to and fro with a speed of 9 km/h with respect to the belt between his father and mother located 15 meter apart on the moving belt। ठीक है, पहले तो इतना समझ लेते हैं, एक मूविंग बेल्ट है, मतलब एक मशीन है जिसमें ऐसे बेल्ट लगा है, तो एक बच्चा है उसके ऊपर है, एक तरफ मम्मी खड़ी, एक तरफ पापा, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर, और जो बच्चा है वो दौड़ रहा है बेल्ट पे, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 9 km/h की स्पीड से दौड़ रहा है। फिर आगे है द बेल्ट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 4 km/h, जो बेल्ट की स्पीड है वो है 4 km/h, बेल्ट भी मूव कर रहा है, उसके ऊपर बच्चा दौड़ रहा है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, कोई एक आदमी जो बाहर खड़ा है उसके हिसाब से, ए पार्ट स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट, मतलब कि उस बच्चे की स्पीड क्या होगी अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव करे जिधर बेल्ट जा रहा है। सेकेंड पार्ट में है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा। पहले इतना सॉल्व करते फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि एक बेल्ट है, ठीक है, ऐसा समझ लो एक मशीन जिसके ऊपर ऐसा बेल्ट लगा है बड़ा सा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और वो बेल्ट की स्पीड है 4 km/h, उसके ऊपर एक बच्चा है, बच्चा भी दौड़ेगा और उसकी स्पीड है 9 km/h, 9 km/h। अब एक तरफ उसकी मम्मी खड़ी और एक तरफ पापा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर। अब एक आदमी जो बाहर खड़े हुए देख रहा है, उसके हिसाब से अगर बच्चा बेल्ट की ही डायरेक्शन में मूव करे, जिधर बेल्ट मूव कर रहा है उधर ही जाए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यानी हमको फाइंड करना है। फिर सेकंड केस में अगर अपोजिट बच्चा मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी फिर से रिलेटिव पोजीशन। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ लिखा है क्लियरली, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो बेल्ट भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है, उस सेम डायरेक्शन में दोनों हुए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है वी ए भी सेम डायरेक्शन में माइनस लगाते हैं, इसमें माइनस माइनस प्लस, उस तरह से। तो वी सी डैश यानी बच्चे की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द चाइल्ड फॉर ऑब्जर्वर, क्या हो जाएगी, वी सी प्लस वी बी, सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, 9 + 4 यानी 13 km/h। ये अपोजिट के लिए। सेकेंड पार्ट में अब देखिए, अगर बेल्ट इधर मूव कर रहा है तो चाइल्ड इधर, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन में थे, बेल्ट इधर तो चाइल्ड भी उधर ही था। अब इसमें अपोजिट, बेल्ट की डायरेक्शन ये है मूविंग, बट चाइल्ड की इधर अपोजिट हो गई। अब देखते हैं भाई, तो स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, फिर से इसको हमने मान लिया वीसी डैश, तो वीसी प्लस वीबी। अब वीसी क्या होगा, -9, जो यहां हम 9 लेते थे वो क्या हो जाएगा, -9। क्यों माइनस लिया, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो -9, वीबी की वैल्यू तो 4, तो कितना आ जाएगा 5 km/h। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर के हिसाब से उसकी स्पीड हो जाएगी 5 km/h।
अब दोस्तों थर्ड पार्ट है, लिखा है कि टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी। हमको टाइम निकालना है ए और बी दोनों केस में कितना होगा। फिर हमको निकालना है व्हिच ऑफ द आंसर अल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर ये तो हमने किसी और ऑब्जर्वर के लिए निकाला, अगर ये जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो देख रहे हो बच्चे के मोशन को तो क्या फर्क पड़ेगा ये तीनों आंसर में। तो देख लेते हैं। स्पीड ऑफ द चाइल्ड हमको पता है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों हमको स्पीड मिल गई तो टाइम निकालना है हमको ए और बी केस में। सो टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन केस ए एंड बी, तो टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा टाइम के लिए, d/vc। डिस्टेंस है 50 मीटर, स्पीड है 2.5 तो आ गया 20 सेकेंड। तो दौड़ने में उसको बेल्ट में मूव करने में टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि दोनों में से कोई एक पेरेंट्स अगर देख रहा हो, यानी मम्मी या पापा के हिसाब से अगर देखें तो हम, तो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, ये तो कोई और देख रहा था इधर, जब पेरेंट्स देखेंगे तो साइन में फर्क आएगा। जो मोशन है वो मोशन मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए लिखा है इफ द मोशन व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स देन ए एंड बी आर अल्टर्ड, चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो सी है रिमेन्स अनचेंज। सी में हमने क्या फाइंड किया, टाइम। टाइम तो उतना ही लगेगा, बेल्ट थोड़ी छोटा हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ एक्सरसाइज के। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक